ओके तो हेलो एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत, जिसका यह लास्ट पार्ट है। इससे पहले के पार्ट में हमने जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, जैव अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाले साधन कौन कौन से हैं, साथ साथ में जैव प्रौद्योगिकी में प्रक्रियाएं या जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाएं जिसमें हमें पुनर्योगज डीएनए तकनीकी पढ़ लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, इसको अच्छे से आपने ज़रूर समझ लिया होगा। आज की वीडियो में हम बायोरिएक्टर तथा इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है 2 नंबर में, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोरिएक्टर पढ़ने से पहले चलिए हम जान लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के लिए कि जीनी अभियांत्रिकी के कौन कौन से प्रयोग हैं या कौन कौन से अनुप्रयोग हैं या कौन कौन से उपयोग हैं। ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के लिए और इस टॉपिक को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका तात्पर्य होता है जीन में फेरबदल कर करके नया जीन या जीनी उत्पाद का निर्माण करना। तो का प्रयोग व्यावसायिक उत्पादनों, अनेक मानव जीन्स की खोज, रोगों के कारण व रोगों के इलाज की सहायता में हो रहा है। हम जीन्स के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाले अनेक लाभदायक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रयोग निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है जीन्स का निर्माण। कोई 5 ही आपको याद करने हैं और मिनिमम से मिनिमम 4 तो एग्जाम में लिखने ही हैं। यदि आप पूरा का पूरा 3 नंबर चाहते हैं तो 4 पॉइंट्स आप जरूर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला है जीन्स का निर्माण। तो किसी विशेष कोशिका से एमआरएनए अणु को अलग करके फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इस पर आधारित श्रृंखला का संश्लेषण कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीन का विश्लेषण तथा संग्रहण। तो डीएनए अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इनका संग्रह करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे जीनी संग्रह के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। संग्रह की इस विधि को शॉटगन विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीन का प्रतिस्थापन। तो जीनी चिकित्सा से अवांछित अर्थात जो जीन्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं या जिन्हें हम चाहते ही नहीं हैं या हम कह सकते हैं हानिकारक जीन्स को हटाया जा सकता है और इसके स्थान पर नए वांछित जीन्स का प्रवेश कराया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की लंबाई, बुद्धि, ताकत आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोगजनक विषाणुओं का रूपांतरण। तो रोगजनक विषाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करके कैंसर, एड्स आदि के रोगाणुओं के विषाणुओं को रोगजनक के बजाय इन्हीं रोगों के उपचार में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विषाणु प्रतिरोधी मुर्गियों के निर्माण में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मुर्गियों की ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया है जो विषाणु के संक्रमण से प्रतिरोध करती हैं, अर्थात उनमें इन्फेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत जीन्स को अलग करना। कोई 4 पॉइंट आपको याद करना है जो भी सरल लगेंगे। तो कुछ जीन्स को अलग करने की तकनीकी विकसित की गई है जो निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत है। पॉइंट याद मत करिएगा लेकिन पढ़ जरूर लीजिए। विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाने वाली जीन्स, आरएनए की जीन्स तथा नियंत्रण करने वाली जीन्स जैसे प्रमोटर तथा रेगुलेटरी जीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समुद्री तेल फैलाव का सफाया। चूँकि हम जानते हैं बड़ी बड़ी शिप्स जब समुद्र में चलती रहती हैं और उनसे ऑयल का रिसाव होता रहता है नीचे, तो ऐसे में जो जीव हैं जल में रहते हैं उनके जीवन को खतरा हो जाता है। तो ऐसे में समुद्री तेल फैलाव का सफाया करने में जीनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहले एक प्लाज्मिड में कई जीन्स को जोड़कर एक पुनर्संयोजित अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और इसका पूंजीकरण करके एक समुद्री जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। यह जीवाणु समुद्री सतह पर फैले तेल का सफाया कर देता है। इससे उच्चकी जीवाणु कहते हैं। ठीक है, सुपर बग बैक्टीरियम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पौधों में नाइट्रोजन का अनुबंधन। तो पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखने वाले जीवाणुओं का संवर्धन करके इन्हें फली रहित पादपों में प्रविष्ट कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आनुवंशिक रोगों का पता लगाना। तो अनेक रोगों का गर्भ में ही एमनियोसेंटेसिस तकनीकी, ये तकनीकी आप पहले से पढ़ चुके हैं, तकनीकी द्वारा पता लगाया जाता है, किंतु डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी द्वारा
पूंजीकृत डीएनए क्रम अर्थात क्लोन्ड डीएनए सीक्वेंस के उपलब्ध होने से गर्भस्थ शिशु के पूरे जीनोटाइप का परीक्षण किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बिंदु उत्परिवर्तन, विलोपन आदि सभी उत्परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग गर्भस्थ शिशु में थैलेसीमिया, इस रोग के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, यह रोग भी हमने पढ़ाया आपको, आदि रोगों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट होगा और वह है औद्योगिक रसायन में पेट्रोल, ईंधन, कीटनाशी, आसंजक, एडेसिव अर्थात प्रोड़ोदक और विलायक, रंजक, विस्फोटक आदि कई प्रकार के पदार्थ हमें खनिज तेल से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम जीनी अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित जीवाणु की सहायता से पादप के किण्वन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था जीनी अभियांत्रिकी का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, जरूरी नहीं कि एग्जाम में आए ही, लेकिन आप इसको तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। तो व्यावसायिक दृष्टि से वांछित उत्पाद के अधिक उत्पादन के लिए बायो रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन का संशोधन किया जा सकता है। बायो रिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे आधारी पदार्थ, ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। विडोलित हाउस बायोरिएक्टर सबसे अधिक उपयोग होने वाला बायोरिएक्टर है। तो बात करते हैं विडोलित हाउस बायोरिएक्टर। यह कैसा होता है? यह बेलनाकार एवं घुमावदार आधार वाला होता है। इसमें प्रमुख रूप से निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला है प्रक्षोभक तंत्र, नेक्स्ट है O2 प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, ताप नियंत्रण तंत्र और पीएच नियंत्रण तंत्र। तो विडोलित हाउस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विडोलन हाउस बायोरिएक्टर और दंड विडोलक हाउस बायोरिएक्टर। सबसे पहले बात करते हैं साधारण विडोलन हाउस बायोरिएक्टर में अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है और इसका फिगर आप यहाँ से देख सकते हैं। यह है साधारण विडोलन हाउस जिसमें क्या होता है, ये लगा हुआ है, झाग नियंत्रण से झाग नियंत्रित हो जाता है और साथ साथ में ये घूमता रहता है। विडोलक जो है वो घूमता रहता है जिससे जो मिश्रण है वो पूरी तरीके से घूम सकता है। इस फिगर को 1 से 2 बार बनाने का ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है लेकिन आप कोशिश करेंगे तो अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वह है आपका दंड विडोलक हाउस। वह साधारण था और यह दंड विडोलक हाउस है। इसमें दंड का इस्तेमाल देखिए किया जा रहा है, छड़ी का, और इसके हिसाब से ऐसे लगाया होता है। इसके बाद उसको ऊपर से घुमाया जाता है जिससे यह अंदर की ओर घूमता रहता है। अब आगे बात कर लेते हैं। दंड विडोलक हाउस बायोरिएक्टर में भी अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है तथा यह ऑक्सीजन को भी समान रूप से वितरित करने में व्यवस्था प्रदान करता है। छोटा सा पॉइंट एक है जो कि बायोरिएक्टर से अलग है। ये पॉइंट इसको आप ज़रूरी नहीं कि लिखें ही कॉपी में, लेकिन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अनुप्रवाह संसाधन, तो जैव संश्लेषण अवस्था के पश्चात उत्पाद के परिष्करण एवं विपणन से पूर्व उसका पृथक्करण व शोधन किया जाता है। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। प्रत्येक उत्पाद हेतु सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण प्रत्येक परीक्षण उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है, अर्थात इसमें जब भी प्रोडक्ट बनने वाला है उससे पहले ही जो वस्तुएं खराब होती है उनको पृथक्करण कर लिया जाता है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं चूँकि आ सकता है 3 नंबर में क्वेश्चन ये। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात PCR इसे बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और हमने चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि इसको अलग से ही आपको पढ़ाना होगा, तो आप चाहें तो इसको नोट्स में भी लिख सकते हैं अच्छे से, और अगर ना भी लिख रहे हैं तो PDF आपके पास रहेगी तो उससे ही तैयारी आप करते रहिएगा। PCR का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अर्थात पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण जो होता है थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। PCR चक्र में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। सबसे पहला है
निष्क्रियकरण, फिर है तापानुशीलन और इसके बाद है दीर्घीकरण या विस्तार। तो निष्क्रियकरण में डीएनए को 92 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे उसके दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। फिर तापानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है, यह सामान्यतः 48 डिग्री सेल्सियस रहता है। इससे इस ताप पर भी 1 मिनट के लिए रखा जाता है। इसके बाद विस्तार किया जाता है, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए होता है। इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा डीएनए खंड को 1 अरब गुणा तक परिवर्धित किया जा सकता है, अर्थात 1 अरब गुने तक परिवर्धित किया जा सकता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया में डीएनए खंड के अतिरिक्त उपक्रमों में एंजाइम टैंक, डीएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम क्लोराइड डाइमेथिल सल्फॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। उपक्रमों में प्राइमर्स को 2 समुच्चयों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जाने के लिए तथा एक होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जाने के लिए। प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के क्षेत्र पूरक होते हैं, अर्थात डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं। पीसीआर का जो उपयोग होता है वह होता है रोगाणुओं की पहचान में, विशिष्ट उत्परिवर्तन को पहचानने में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पादप रोगाणुओं में पता लगाने में, विलुप्त जीवों तथा मनुष्य के मम्मी अवशेष खंडों से डीएनए के क्लोनिंग में। इसका फिगर आपके सिलेबस की जो बुक है एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक डीएनए श्रृंखला को कई भागों में परिवर्तित करके इसके कई कॉपीज का निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरह से यह चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और साथ साथ में एक बार और आपको बता देते हैं, यह भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड और डीएनए गुणसूत्री डीएनए में क्या अंतर है। तो प्लाज्मिड गोलाकार बाह्य डीएनए होता है जो स्वतः प्रतिकृति करता है तथा प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया यीस्ट में पाया जाता है। गुणसूत्री डीएनए की बात करें तो अभिज्ञान स्थल सहित अनुक्रम गुणसूत्रीय डीएनए सभी जीवों के गुणसूत्र में उपस्थित रहते हैं। और इसका पॉइंट नेक्स्ट हो जाएगा, सामान्य वृद्धि एवं विभाजन के लिए यह आवश्यक नहीं है, जबकि यह वृद्धि तथा विभाजन के लिए आवश्यक है। क्लोनिंग वाहक हमने आपको छोटे पॉइंट्स में लिखाया है, तो क्लोनिंग वाहक यहाँ जो है उसको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ हमने समझने में क्लोनिंग वाहक को डिटेल में आपको समझा दिया था, बता दिया था। तो इस तरह से यह पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आगे चल करके हम आप बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर और इसकी नोट्स तथा एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।